नमस्कार। आज विश्व नदी दिवस है, लिहाजा मैं भी प्रकृति की गोद में हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं जयपुर के अंदर हूँ, छोटी काशी के अंदर। और ये तस्वीरें जयपुर की हैं और जयपुर की द्रव्यवती नदी के उद्गम स्थल की है। ये वही द्रव्यवती नदी है जो जयपुर को पूरे जयपुर को कभी पानी पिलाया करती थी, प्यास बुझाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि भारत में ऐसी कई नदियां हैं जो विलुप्त हो गई है। इस वक्त हमारे साथ राम मनोहर जी हैं जो प्रकृति विशेषज्ञ हैं, उनसे जानते हैं, पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते रहते हैं। राम मनोहर जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप बताएं कैसे? सर, बड़ा मनमोहक नज़ारा है बिल्कुल। और अंबर की पहाड़ी है ये, और इसके पश्चिम से ये नदी बहती है। सर, मैं बचपन में पिताजी से कहानी सुना करता था। 81 में एक बाढ़ आई थी, उसके बाद जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये नदी धीरे धीरे अमानिशा नाला हो गई। हाँ। इस पर आपका क्या कहना है? ये अपन आमेर जो अपना पुराना रियासत थी, उसके पश्चिमी ढाल से ये निकलती है। अब राजस्थानी भाषा में एक आथुनी एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है पश्चिम दिशा। तो ये जो द्रव्यवती नदी जहाँ से निकलती है, इसको आथुनिया कुंड कहते हैं। ये आप देखेंगे तो पीछे जो चरण मंदिर है, वहाँ की जो पूरी पहाड़ी है, उसके कैचमेंट एरिया से निकल करके यहाँ पर ये 3 वाटरफॉल बनाती है। सबसे पहला वाटरफॉल वहाँ बनता है, उसके बाद फिर ये दूसरा यहाँ पर बनता है और तीसरा इसके नीचे बनता है। यहाँ से फिर ये आगे शास्त्री नगर, मानसरोवर, सांगानेर होते हुए संतोषपुरा में जाकर के ये ढूंढ नदी में मिल जाती है। पहले जब पुराना अपना जयपुर रियासत थी, तो आपको मैं ये तस्वीरें एक बार ये दिखाना चाहता हूँ कि वाटरफॉल, पहला वाटरफॉल ऊपर है, सबसे ऊपर पहला वाटरफॉल है, उसके बाद सेकंड यहाँ से है और थर्ड यहाँ से। 3 वाटरफॉल। 2012 के अंदर भी जब जयपुर में बहुत ही पानी बरसा था तो यहाँ पर बड़ा ही मनमोहक नज़ारा था। लेकिन हम और आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि सिर्फ सरकारें जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार आप और हम में, क्योंकि द्रव्यवती नदी को हमने उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। एंक्रोचमेंट हो रहे हैं जगह जगह, साथ ही हम वहाँ पर कचरा डालते हैं। आप बताइए सर, इसका बिगेस्ट कारण क्या है? कैसे इसको मूल स्वरूप को वापस लिया जा सकता है? पुनर्जीवित कैसे किया जा सकता है इस नदी को? देखो, प्रकृति का सीधा सा नियम होता है कि प्रकृति इंसान से कहती है या तो आप सुधर जाओ, नहीं मैं सुधार दूंगी। जितना इंसान एनक्रोचमेंट करेगा, एक सीमा होती है प्रकृति के सहन करने की, एक सीमा होती है। जैसे माँ छोटा बच्चा शैतानी करता है, माँ एक लिमिट तक उसको सहन करती है, उसके बाद अगर ज़्यादा शैतानी करेगा तो उसके एक चांटा लगा देती है। सेम ऐसे अगर आप नदी को दबाते जाओगे तो उसकी एक सहन करने की कैपेसिटी होती है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जिस दिन तेज़ बारिश आएगी, वो सबको बहा करके अपने साथ ले जाएगी। तो सेम यही इस नदी के साथ हुआ। जैसे दिल्ली में हुआ, हाल ही में दिल्ली में हुआ है, कई जगह हुआ है। जैसे उत्तराखंड में आप कई जगह देखोगे, वहाँ पर भी हुआ है। ऐसे हर जगह प्रकृति में आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हर जगह ये चीज़ें होती रहती है। इस नदी के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर हमने इसका एनक्रोचमेंट नहीं रोका तो ये किसी दिन अपना रास्ता खुद बनाएगी। पानी, आग, हवा, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो कभी भी अपना रास्ता नहीं भूलती है। देखिए, जिधर प्रकृति जाना है होगा वो ये, जाएगी। आप समझिए, प्रकृति है, आप इसको माँ मानिए। और ये जो हमारी आस्था का केंद्र होती है नदियाँ, जिसपे हम पूजा पाठ करते हैं। भारत एक आस्तिक देश है, भारत सांस्कृतिक देश है। ऐसा देश है जहाँ पर नदियों की, जल की और वन की, सभी की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में भी ये बात है कि सभी तरह की हम पूजा करते हैं, पहाड़ से लेकर नदियों से लेकर सभी तरह की पूजा करते हैं। तो हमें जिस ईश्वर मानते हैं, ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, तो आप सब इसकी रक्षा कीजिए। आप बताइए कि इसमें एक PIL भी लगी थी, उसके बाद क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि पहले इसको कुछ कारणों से इसको अमानिशा नाला कहने लग गए थे। जी। क्योंकि नदी का जो मूल स्वरूप था, साफ पानी था, वो धीरे धीरे एनक्रोचमेंट की वजह से, सीवर लाइन डंपेज की वजह से ये पूरे एक नाले के स्वरूप में बदल गई थी। तो लोगों ने धीरे धीरे इसको अमानिशा नाला बना दिया था। फिर जब इसका कोर्ट में PIL लगी और इसके पुराना जो रिकॉर्ड निकाला गया, रियासतकालीन रिकॉर्ड निकाला गया, तो उसमें ये द्रव्यवती नदी मिली। तो बाद में कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए थे प्रशासन को कि इसे द्रव्यवती नदी ही कहा जाएगा, अमानिशा नाला इसको नहीं कहा जाएगा। बाद में जब इसका रिजोनेवेशन का प्रोजेक्ट आया, रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट आया, उसके बाद में इसमें थोड़ा सुधार हुआ है अभी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है इसमें। सर, मैं देख रहा था कि नेट पे जानकारी आ रही थी 57.5 किलोमीटर की ये हाँ। पूरी नदी थी, जो ढूंढ में जाके बाद में मिल जाती है। हाँ। लेकिन अभी जब यहाँ पुनर्जीवन हुआ इसका पिछली सरकार के अंदर, तो वहाँ पर हमने देखा कि ये 47 किलोमीटर की रिवर फ्रंट बन के रह गई। ऐसा क्या कारण था और इसको पूरे 57 किलोमीटर? उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम, उसमें एक टेक्निकल चीज़ ये है
कि इसकी जो 47 पॉइंट वो जो दूरी नापी जाती है वो नापी जाती है अमानिसा नाले की। ये जो इसका रिजर्वेशन हुआ है अमानिसा नाले से हुआ है। ये इसका उद्गम स्थल है जहाँ से द्रव्यवती नदी निकलती है। यहाँ से जो वो अमानिसा नाले से वो लगभग 10 किलोमीटर के आसपास बैठता है। यहाँ से जहाँ पर ये संतोषपुरा में जाकर के मिलती है, इस पॉइंट से संतोषपुरा तक इसकी दूरी 57.7 किलोमीटर के आसपास आती है। और जहाँ पर जो इसका रिजर्वेशन हुआ है वो इसके 10 किलोमीटर, क्योंकि ये 10 किलोमीटर पूरा विद्याधर नगर वाला एरिया ये यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है, तो ये 10 किलोमीटर हटा देते हैं तो वो 47 पॉइंट के आसपास दूरी इसकी बच जाती है। देखिए, केवल सरकारों की नहीं, जिम्मेदारी आप और हम सबकी है, और जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए, बीड़ा उठाना चाहिए इस द्रवती नदी को बचाने की। आज विश्व नदी दिवस है, हम सबको ये सोचना चाहिए कि ये भारत की सबसे छोटी नदी है। हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए कि भारत की सबसे छोटी नदी है। कभी यहाँ पूजा होती थी, राजा रजवाड़ों के समय में हमारे पूर्वज यहाँ से अपने सूखा हुआ कंठ को पानी पीते थे। तो आप सोचिए, आप सबको सोचना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा और इस नदी को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। नमस्कार। कैसा था भैया? ठीक था क्या भाई? ज़्यादा हो गया क्या?